नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आखिरकार बेरोजगारी की मार झेल रहा देश आज पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से बेहाल है। ऐसे में सियासत भी गर्मा चुकी है। पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष पक्ष पर तंज कसता नजर आ रहा है। यहाँ पर विपक्ष ने भी पूरी कमर कस ली है और कई जगहों पर तो पेट्रोल शतक भी मार चुका है। और पीएम मोदी ने सारी बात पूर्व सरकारों के सर भी मर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के पड़ोसी देश, हमारे देश के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी आग नहीं बरस रही है जितनी हमारे देश में है। उसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस के जरिए भुवन सिंह गड़िया जी, मंडल महामंत्री कपकोट बीजेपी से, दिग्विजय सिंह चौहान जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, युवा कांग्रेस से, नवीन बेलबाल सिंह जी जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, संगठन मंत्री हैं भीमताल आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा भुवन सिंह गड़िया जी से। सर, बीजेपी सरकार जिस वक्त विपक्ष में थी, सरकार ने ये नारा लगाया था कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो सर, इस वक्त तो केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी सरकार है। ऐसे में लोगों को राहत क्यों नहीं मिल रही है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, क्या कहेंगे सर? पेट्रोल का जो मुद्दा चल रहा है जी, वो वास्तव में हम सब देख रहे हैं कि उसमें मैं भी आता हूँ। आदमी हो तो मुझे भी पीड़ा है, लेकिन ये बात निरर्थक है कि एक साल तक हम कोरोना महामारी थी उससे ग्रसित रहे। तो इस देश के करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने फ्री राशन 9 महीने तक फ्री राशन देने का काम किया है। और इतनी सारी जो स्कीम चल रही है हमारी, इतनी सारी स्कीम, सर कौन कौन सी स्कीम चल रही है आपकी, नाम बताइए जरा। इतनी बड़ी जो के दौरान कितनी व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं थी, तो उस पे सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और हमारी उत्तराखंड सरकार ने दिन रात मेहनत करके कोरोना काल से आम जनजीवन को उनकी सर, तो यहाँ पर यही तो बात है सर, अभी कोरोना काल बीत कर हटा है, अभी कोरोना काल गया भी नहीं है पूरी तरह से, लोग बेरोजगार बैठे हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, लोग तो पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में महंगाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है उसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। उसके बारे में क्या कर रहे हैं सर आप? आज गैस के मामले में चिल्ला रहे हैं कि 800 हो गया, 900 रुपया हो गया, लेकिन ये पक्ष वालों के लिए भी है और विपक्ष वालों के लिए भी है। मैं भी तो खरीद रहा हूँ उसको, या एक ही विपक्ष वाले ही खरीद रहे हैं हमारे जी। तो मैं चाहूंगा कि सब्सिडी कोरोना काल में हम सब लोगों को संयमित होके, अभी जो देश में इतना बड़ा एक प्रकार से महामारी चल रही है जी, उसको हम सब लोगों ने मिलजुल करके उसको दूर करना है। पूछना चाहूंगी दिग्विजय सिंह से कि उनका क्या वो भुवन सिंह की बातों से सहमति रखते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 31 का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने महंगाई के मुद्दे को यहाँ पे उठाया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे भुवन भाई हर बात से बचते आ रहे हैं। ये वही सरकार है जिन्होंने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार। रही बात इस सरकार की कि ये सरकार सिर्फ जुमले देना जानती है। महामारी के टाइम पे इन्होंने, अब महामारी बीती भी नहीं है कि इन्होंने जनता के ऊपर 100 से पार तेल का मूल्य रख दिया है। अब मोदी जी जब भी कुछ भी कहते हैं उसे ना जनता को राष्ट्रवाद पे टाल देते हैं। कब तक ये आम आदमी राष्ट्रवाद के इनके बहकावे में आके अपने घर की जो रोजी रोटी आज वो छीन चुकी है और इनके पास कोई मुद्दा रहता नहीं है। मैं आपको बता दूं, आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो बीजेपी सरकार है उसमें 53,66,000 मैट्रिक टन सालाना तेल कम हो गया है और ये इस बीजेपी सरकार में हुआ है। और इन्होंने जो ONGC का जो बजट था इस साल का, उसे तक काट दिया है, उसमें अप्लाई ही नहीं किया है, जिससे ONGC को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये वही मोदी सरकार है जिनके कार्यकर्ता और मंत्री लोग रोडों पे बैठ जाते थे सिलेंडर लेके कि महंगाई बढ़ रही है। और आज इनके जब राज में महंगाई बढ़ रही है तो ये उसे राष्ट्रवाद का रूप दे देते हैं, महामारी का रूप दे देते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने, भुवन भाई ने, कि अन्नदाताओं को, जो गरीबों को इन्होंने राशन बांटा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने अन्नदाता, जो भारत का अन्नदाता है, उन्हें दरकरार करके तो आज तक बॉर्डर पे खड़ा कर रखा है। उनकी तो ये सुनवाई सुनने को तैयार है नहीं और ये यहाँ पे आते हैं, मुद्दे भटकाते हैं और सिर्फ बेफिजूल की बातें करते हैं जिसका कोई जमीनी स्तर है नहीं, इन पे कोई रिकॉर्ड होते नहीं है, बस राष्ट्रवाद का झंडा ओढ़ के ये बैठ जाते हैं। भुवन जी, जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय की बात का आप? उन्होंने जिस तरह से भी किसानों का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, जैसे
जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया जी। कि ये आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात नहीं करते हैं, तो आंकड़ों के अकॉर्डिंग तो कांग्रेस की बात कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस की सरकारें भी इस प्रदेश में कई बार राज कर चुकी हैं, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि तो जनता की समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। अपने ही गुटबाजी के फेरे पे पड़ते हैं और कह रहे किसानों की दुहाई दे रहे हैं। लाखों करोड़ों किसानों की हत्यारी है कांग्रेस पार्टी। आप पहले अपने कर्म को याद कर लीजिए महाराज, तब जाके हमसे आंकड़ों की बात कीजिए। आज मोदी सरकार को 6 साल हुए हैं, छटपटाहट, इतनी बड़ी छटपटाहट हो रही है महाराज, अभी बहुत कुछ होने वाला है। और जब मैं केंद्र सरकार की लेकिन भुवन जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप जिस तरह से किसानों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस के राज में कभी भी इस तरह से किसानों ने सड़कों पर रैली नहीं की थी। ये तो बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है सर, क्या कहेंगे? ये आपको भी पता है, कांग्रेस के सरकार में या कांग्रेस के राज में कांग्रेसियों पर कांग्रेसियों ने गोली चलाई किसान, 38 किसानों को सरेआम मारा। आप इसको वो भी आपने भाई साहब को भी पता। 247 किसान तो सर अभी जान दे चुके हैं। 247 किसानों की जान जा चुकी है अभी किसी कृषि आंदोलन के चलते। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल मैडम, किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार उनसे वार्तालाप कर रही है। जी, लेकिन किस तरह की कांग्रेस वार्तालाप हो रही है सर कि अब तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है सामने? अभी तक जिस प्रकार से हमने पेशेंस रख करके किसानों से हमने बात करी, तो उन 12 चरण में भी बात तभी हो जाती है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रव्यापी अपनी कांग्रेस पार्टी, जो इस मुद्दे को लटकाना चाहती है, चलिए सर, अभी जो मेन मुद्दा है वो महंगाई को लेकर है। मैं नवीन बेलवाल जी के पास जाना चाहूंगी। नवीन बेलवाल जी, क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर? मैम, बढ़ती महंगाई के बारे में जैसे कि हमारे दोनों बड़े भाई अभी यहाँ पे बता रहे थे कि जैसे भुवन जी ने कहा कि हमारा देश इस समय कोरोना महामारी को झेल रहा है जी, और हमारे देश में 80 करोड़ जो लोगों को हमने फ्री मुफ्त में राशन बांटा है और उसका हम ये बेनिफिट निकाल लें कि कैसे हम इसको पूरा करें। जी। क्या नेपाल इतना सक्षम है? क्या वहाँ कोरोना महामारी नहीं फैली थी? मैम, एक ये सवाल ये उठता है कि आज नेपाल में, श्रीलंका में इंडिया से सस्ता पेट्रोल है। ये वो पेट्रोल कहाँ से जा रहा है वहाँ पे? वो भी तो एक्सपोर्ट ही हो रहा है मैम। जो हमारे दिग्विजय जी बता रहे थे किसानों का आंदोलन के बारे में, सर आंदोलन कांग्रेस काल में भी बहुत हुए थे और कांग्रेस ने भी लोगों के ऊपर जो अत्याचार करे थे बहुत ज़्यादा करे थे। और ये आप वो दोनों मिली भगत थी कि आज हमारा देश इतना पीछे पहुँच चुका है। कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस काल में भी ऐसा हुआ, बहुत से घोटाले हुए, महंगाई बढ़ी और आज बीजेपी भी इसी को फॉलो कर रही है मैम। कहीं आप क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय जी इस बात का? पहले तो भुवन भाई से एक बात पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि ये भाजपा आंकड़े नहीं दे सकती। मैं इन्हें खुद बताता हूं कि आज 53 जो 53 रुपए है वो ये ड्यूटी टैक्स लगाते हैं, जबकि तेल की कीमत 31 रुपए है। 53 रुपए जो है वो सरकार द्वारा लगाया हुआ है, जिसमें सेंट्रल जो हमारी मोदी सरकार है उसने 32 रुपए 90 पैसे अपना टैक्स लगाया है, 20 रुपए कुछ पैसे वो राज्य सरकार सर, तो मैं ये, और भाई रही बात अपने भाई साहब की, मैं भाई साहब को भी बताना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार में, जैसे आप उत्तराखंड की बात करें, आज आप जाके देखिए उत्तराखंड में विकास के लिए हल्द्वानी की कोई भी सड़क उठाएंगे वो आज भी चीख चीख के बोल रही है कि मेरा लिए भाजपा सरकार कुछ कर दो। इंदिरा हृदय का नाम लेके बोलती है, इंदिरा हृदय के नाम से यहाँ पे विकास हुआ है। हमारे कुमाऊं दिग्विजय जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इससे पहले तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उसने कौन सा काम किया? तो मैम कांग्रेस की सरकार में आप देखिए ना, अगर विकास की बात करें, हल्द्वानी आज इतना विकासशील है और जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस की सरकार में माननीय इंदिरा हृदय जी द्वारा हुआ। अब हमारी आम आदमी पार्टी में उनसे ये पूछना चाहूंगा, वो बिहार की जगह तरह जो ओवैसी है उसकी तरह यहाँ पे वोट काटने की पार्टी बन के आना चाहती है या अपना मकसद बताए ना? नवीन बेलवाल जी जवाब दीजिए। दिग्विजय जी, आप बता रहे हैं कि आप ड्यूटी टैक्स जो बता रहे हैं ना बीजेपी ने लगाई, सर आप अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जिस सरकार जहां तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है सर, क्या राज्य में कांग्रेस ने कितना कम कर दिया? सबसे ज्यादा ड्यूटी टैक्सेस में अगर केंद्र की बात कहीं है तो कांग्रेस का शासित राज्यों में है सर। आप राजस्थान में देखिए सर, किसी राज्य सरकार को देती है नहीं। और रही एक्साइज ड्यूटी की बात, उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, आपको अगर मुद्दे ही लेने हैं, 820% सेंट्रल जो टैक्सेस है, ड्यूटी है, वो डीजल पे लगा रखी है मोदी सरकार ने, 258% लगा रखी है मोदी सरकार ने पेट्रोल पे। आप अगर फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स पे कीजिए ना। भुवन गड़िया जी जवाब दीजिए। जी मैम, जवाब देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और खास आम पार्टी दोनों, ये भारतीय जनता पार्टी को अवरोध पैदा करने के लिए दोनों ने उत्तराखंड में अभी अब देखने में मिलेगा कुछ दिनों के बाद कि ये दो पार्टियां, अभी आम आदमी पार्टी यहाँ आ चुकी है और खास
पार्टी तो हमारे पास बीच में है ही, और जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, जनाधार भी नहीं है। एक नेता को पकड़ के इंदिरा हृदय जी, इंदिरा हृदय जी, भैया सर इंदिरा आपका हृदय जी तो ने सर इतना आप तो पूरी तरह से सत्ता में है ना, आपका वजूद तो है, तब भी लोग इस तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैडम बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं वही तो कह रहा हूँ जी कि एक साल तक हम अपने घरों से बाहर नहीं जा पाए। इतने हमारे अप्रवासी लोग बाहर से यहाँ आए और हम अभी भी संभले नहीं है, तो हम बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या नवीन बेलवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भुवन सिंह की बात का क्या जवाब देंगे आप? आप बताइए कि आपने प्रवासियों के लिए क्या करा सर? यहाँ पे आपने पहले जो शब्द प्रवासियों को दिया ना, यहाँ पे आके आप प्रवासी हैं, सर वो प्रवासी नहीं थे, वो हमारे लोकल के बंदे थे, हमारे घर के बंदे थे, उनको प्रवासी शब्द देना ही गलत था। हमारे घर के बंदे थे। और दूसरी बात सर, यहाँ पे तो डबल इंजन सरकार थी भुवन जी, क्या क्या हमारे प्रवासियों के लिए, क्या आपने यहाँ पे क्या उनके रोजगार के लिए दिए सर? क्या साधन है रोजगार के लिए? और दिग्विजय जी जो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ओबीसी की तरह आम आदमी पार्टी आ चुकी है, ओबीसी जी ये ओबीसी की तरह आम आदमी पार्टी नहीं है, ये दिल्ली के जो दिल्ली मॉडल पे यहाँ पे आ रही है ना, ये आने वाले वक्त में आपको बताएगी। और जो आप इंदिरा हृदय जी का नाम लेके यहाँ पे कहते हैं कि इंदिरा हृदय जी ने हल्द्वानी की पूरी दिशा सुधार दी, तो आप जाइए यहाँ से मंडी से नीचे को स्थिति देख लीजिए या मार्केट की स्थिति देख लीजिए, आज क्या स्थिति है, जगह जगह पर सड़कों के हाल देख लीजिए कि सर आप तो सरकार भी तो सर भाजपा की है ना, 5 साल से सर, कार्य कहाँ हुआ है? इंदिरा सर अभी आपने जिस तरह से दिग्विजय जी कहा कि इंदिरा हृदय के राज में सड़कें बहुत ज्यादा अच्छी हैं और जो हल्द्वानी है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है, ऐसे में अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र में, राज्य में तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार है? अभी आपने हवाला दिया इंदिरा हृदय का, मैं वो आपको अच्छा बता काम दूं, कर रहे अगर ये आप मुझे छोड़ दीजिए, आप उत्तराखंड की जनता से और हल्द्वानी की जनता से पूछ लीजिए कि विकास किसने किया। जब से भाजपा सरकार आई है, सारे व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, आज हर व्यापारी त्रस्त है। वो यही पूछना चाहती है भाजपा सरकार ऐसा क्या काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी चमोली में जोशीमठ में जो हुआ, उसमें हमें पूरे देश को, पार्टी को दरकिनार करके वहां पे सेवा करनी चाहिए थी। वहीं भाजपा सरकार के मुखिया ने क्या किया, अपना घमंड दिखाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पहले दिन से ही सेवा का कार्य शुरू किया था, उन्होंने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। ये किस एजेंडे के थ्रू करा? अभी हमारा सेवा भाव था, सेवा भाव में उत्तराखंड में कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, सभी ये सब उत्तराखंड के लोग एक दूसरे की सेवा करनी थी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये बात, जैसे दिग्विजय जी ने कहा कि आप हल्द्वानी के लोगों से पूछ लीजिए इंदिरा हृदय जी ने क्या करा, कितना विकास करा। सर जो इंदिरा हृदय जी ने कुछ रोडों का काम करा तो वो अपनी ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए करा ना, अपने लोगों को ठेका दिया, उन्हीं लोगों ने कुछ काम करा और आज स्थिति देख लीजिए कि उनने रोडों में कितना अच्छा बेहतर काम कर रखा है। आप हल्द्वानी में सड़कों में जाके देख लीजिए ना, आप हल्द्वानी की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, मार्केट की स्थिति देख लीजिए, आज हल्द्वानी में कितना जाम लगता है, किन कारणों से लगता है? हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल, इंदिरा हृदय जी ने रोडों में कुछ काम कर दिया क्योंकि ठेकेदारी को दिया था। आप सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, क्या इंदिरा हृदय जी का एरिया नहीं आता था? आप वो कैबिनेट मंत्री थी हमारी, आप बेस हॉस्पिटल को देख लीजिए, क्या इंदिरा हृदय जी का हॉस्पिटल नहीं था? कहने से हमारा महंगाई का चल रहा है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की स्थिति देख लीजिए सर। आप इंदिरा हृदय जी का नाम मैदान में कीजिएगा। मैदान में तो सर हम करेंगे मुद्दे, सर हम इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में आएंगे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुद्दे से मत भटकिए सर, क्योंकि हमारा मुद्दा इस वक्त महंगाई है, क्योंकि महंगाई देश में जिस तरह से मुंह बहाए खड़ी है ना सर, लोगों की तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सर, लोगों की, आम आदमियों की कमर टूट चुकी है इस महंगाई के चलते। भुवन सिंह जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैम हम सब राज्य में आपकी सरकार है, हम सब लोग आम आदमी हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पार्टी की ओर से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, वो विषय अलग है जी। जैसे कि हमारे दोनों भाई यहाँ बैठे हैं, ये भी आम आदमी हैं, लेकिन इन्होंने भी दंश झेला 1 साल का जो कोरोना महामारी चली थी। लेकिन हम सब लोग को ये सोचना पड़ेगा कि ये राजनीतिक, ये दलगत राजनीति से उठ के हमको कुछ सोचना भी पड़ेगा। अब अगर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, अगर आपकी सरकार आ जाए क्या तुम 50 रुपया लीटर कर दोगे पेट्रोल? भुवन जी मैं आपको 1 मिनट टोकूं या 40 रुपया? भुवन जी मैं आपको 1 मिनट, आप आंकड़े उठा लीजिए, जब हम 104 रुपए प्रति बैरल खरीदते थे उस टाइम भी हमने 71 रुपए पेट्रोल की कीमत रखी थी। आज आप महाराज एक खरीदते हो और आपका 100 से पार हो चुका है। आप इसका जवाब दिए, आप पहले पढ़ के आइए, आप मुद्दों को 2004 मैं दिग्विजय जी और भुवन जी से दोनों से कहना चाहूंगा कि आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप जन सेवा की बात कर रहे हैं सर। ये आप लोग जो जन सेवा और इसकी बात कर रहे हैं, कोरोना काल में आप लोगों ने जो भी काम करा सर, आप अपना क्रेडिट आगे बढ़ा रहे थे, आपने कोई काम नहीं करा।
आप हमने कोरोना काल में यहाँ ये बैठा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये चल रहा था सर। जो असली सेवा भाव वाले होते हैं कभी दिखावा नहीं करते। कहीं पे भी कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग दो लोगों को पकड़ के अपनी फोटो खींच के साहब हमने ये करा, ये दिखावे से काम नहीं था। जिसमें लोग आम आदमी पार्टी की भी चल रही है ना सर, आम आदमी पार्टी का कोरोना काल में कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने अगर फोटो डाली हो आम आदमी पार्टी का कि हमने कहीं पे भी नवीन बेलवाल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। दिल्ली सरकार, क्योंकि इस वक्त आपकी बीजेपी की अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कोई भी सत्ता में नहीं है, लेकिन दिल्ली में आपकी सत्ता है सर। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 के पार है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वहां पर लोगों को क्या रियायत दी जा रही है आपकी तरफ से? सर वहां पे अभी वहां तो कमीशन चाहिए जी, कमीशन दे ही तो सर, यहाँ तो डबल इंजन सरकार है। यहाँ पे क्या हुआ? अगर दिल्ली में कमीशन दे ही है तो जब मोदी जी आए हुए थे देहरादून की रैली में, उन्होंने तो कहा डबल इंजन की सरकार है, हम तो पूरा पहले को आप बदल देंगे। बताइए। आज आप स्थिति देख लीजिए ना सर, आप दिल्ली की बात कर रहे थे, कमीशन दे ही कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की स्थिति तो देख लीजिए। नवीन बेलवाल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दिल्ली में किस तरह से काम कर रहे हैं? दिल्ली में सर काम, दिल्ली में आपने तो दिल्ली मॉडल देखा ही है सर। दिल्ली में मैडम आप दिल्ली में केजरीवाल जी का कोई भी देख लीजिए, वहाँ के हॉस्पिटल देख लीजिए, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बात नहीं, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, बढ़ते गैस की बात हो रही है। पेट्रोल और डीजल और मैम, जब केंद्र सरकार का भी आप बताते हैं, हमारे दिग्विजय सिंह जी जो बताते हैं 31% जो ये ड्यूटी लगा रहे हैं केंद्र सरकार, जो हमको तेल वहां पे दे रही है, उसके बाद अभी केजरीवाल जी की जो कैबिनेट बैठी हुई थी तो उनने उसमें निष्कर्ष निकाला कि हम इसको कुछ कम करेंगे, आम आदमी को वहां पे रियायत देंगे और दोनों चीजों में रियायत देंगे। और उनकी अभी वहां पे इस बारे में कैबिनेट में मीटिंग चली हुई है, शायद वो वहां पे 1-2 दिन में कोई जल्द फैसला आएगा और वो शायद रियायत करेंगे केजरीवाल। मतलब अनुमान लगाया जा सकता है ये दिल में आम आदमी के ये बैठ जाए कि हाँ चलिए 2-3 दिन तक आपकी तरफ से रियायत दी जाएगी। रियायत दी जाएगी मैम। वहाँ पे केजरीवाल जी की जो मीटिंग बैठी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम रियायत देंगे 1-2 दिन में, उनकी 1-2 दिन में रियायत दी जाएगी। मतलब आम लोग अब इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाए कि सर दिल्ली में, मैम दिल्ली में तो निश्चिंत ही। वैसे जो उन्होंने कहा है अभी, जो उनने अपना जो भी चीजें उन्होंने वहाँ पे कही थी वो करी हैं, तो इस बारे में वो जरूर करेंगे। क्योंकि आप किसी भी चीज में देखिए, उन्होंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा और हॉस्पिटल सही करूंगा और स्कूल सही करूंगा, तो करा है ना। तो लाइट के बारे में, ये जो अभी पेट्रोल और गैस की जो बढ़ते दाम है, अगर उनमें जो उनसे कोशिश होगी वो पूरी करेंगे वहाँ पे। दिग्विजय जी क्या जवाब देना चाहेंगे इनकी बात का? इन्हें यही कहूंगा, बड़े भाई नवीन भाई जी को, आपकी भी सरकार को वहां पे 5 साल से ज्यादा हो गया जी। आप लोगों ने दिल्ली मॉडल के लिए आप बता तो ये किया वो किया, आप एक काम नहीं गिना पाए अभी तक उन्होंने क्या किया है। रही बात आप लोगों ने सिर्फ क्या किया, आप दिल्ली मॉडल, आप मुझे बता दीजिए दिल्ली में क्या मॉडल है। बिजली की आप बात कर रहे हैं, आप वहां पे जाके जमीनी स्तर पे देखिए ना, बिजली में भी आप लोगों ने कहीं कुछ क्षेत्र है, पानी की बात आप कर लीजिए। आप बता रहे हैं डीजल, आपकी केंद्र राज्य सरकार दिल्ली की 20 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगा रही है पेट्रोल पे। आप मुझे बताइए आप उसे कम करेंगे? आप जनता के हितकारी है ना। आप लोग सिर्फ अपना एजेंडा उत्तराखंड में लेके आए हैं सरकार बनाने का, और भाजपा की बी टीम का कार्य करेंगे। दिग्विजय जी एक बात चाहिए, सबसे ज्यादा वहां पे अभी तक अगर किसी का शासनकाल रहा है तो कांग्रेस का रहा हुआ है। उसके बाद तो कांग्रेस का काल में तो सर आज दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए ना। आप कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए दिल्ली में, आप विधानसभा में 0 है, आप लोकसभा में 0 है, आपकी यहाँ पे स्थिति देख लीजिए। अगर दिल्ली में कांग्रेस ने गांधी जी देंगे, नेहरू जी देंगे, अरे सरकार भाजपा की है। सर दिग्विजय जी, अगर आप जिस तरह से कांग्रेस के हितों की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े कामों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही है, और सबसे पहले जो पेट्रोल के दामों में शतक लगाया है वो कांग्रेस सरकार ने। मैम मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार जो वहाँ पे राजस्थान में हमारी सरकार है, मुझे पता है वहाँ पे जीएसटी, मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में किसी भी कार्य पे जीएसटी देते नहीं है। और फिर अपने क्षेत्रों में तेल के दाम कम ना करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन राज्यों पे वो दबाव बनाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए ना। या तो जीएसटी भी उन्हें हर कार्य पे दिलवाइए। वैट जो है वो राजस्थान की सरकार ले रही है इस वक्त, क्या कहेंगे उस पर? मैम उन्हें जीएसटी आज तक मोदी सरकार ने किसी भी कार्य पे जीएसटी नहीं दी है जी। अब रहे उनके टैक्सों की बात, रही हमारी राजस्थान सरकार की, उन्होंने किसानों के लिए भी उस टाइम माफी करी थी और अभी भी वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। और आप देखिएगा कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है, आज भी किसानों के हित के लिए खड़ी हुई है। सर ये मत कीजिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कुछ नहीं करती। राजस्थान में तो जो 36% नहीं करती, कुछ नहीं, तो अपने विधायकों को बचाने के लिए लगाया हुआ है। आप तो कीजिए या आप हमसे कंपैरिजन करते रहेंगे? करेंगे कहा सरकार तो आपकी की है, 6.5 साल हो गए, मान्यता आप तक करेंगे या जनता को बेवकूफी बनाते रहेंगे? जातिवाद और धर्मवाद से देश नहीं चलता।
आप जी समझिए, हाँ, अगर सभी युवा हैं तो युवा हमारे- मिलजुल के देश बढ़ाते हैं। देश की आजादी में भी सब साथ थे। सिर्फ हिंदूवादी करके या राष्ट्रवादी करके देश नहीं चलेगा। दिग्विजय जी, अगर युवाओं को आगे बढ़ाना था तो क्यों धर्म की ज्योतिराज रक्षा भी सिंधिया आज बीजेपी में गए हैं? राष्ट्रवाद का भी अब क्यों नारा आज देखिए, सचिन आप पायलट देखो, को हम सचिन पायलट को भाजपा आज के पीछे कई करा लोग गया? आम आदमी पार्टी में आए सर हैं। आप क्या आम आदमी पार्टी है? देखिए, आप युवाओं मुद्दे की बात कीजिए। आप युवा आज हम यहाँ महंगाई के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से एक इतने बड़े विश्वव्यापी महामारी पर उन्होंने अंकुश लगाने की जो कोशिश की है, वो पूरे विश्व में भारत की आज जो है, हाँ कितने कितने मैम, मैं सार्थकता इससे एक चीज सामने पूछना आई। चाहूंगा अपने बड़े भाई को बीच में रोक के, क्या भारत को इससे पहले कोई देश जानता नहीं था कि आज ये विश्व में विख्यात बता रहे हैं? मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा, भारत पहले भाई से सोने साहब, की चिड़िया रहा है और लिया भारत है, पहले से देश- शक्ति रहा है। आप लोगों के आने से ऐसा भारत कुछ को- नहीं हो गया कि देश, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। आपने चाइना के मुद्दे पे कहा कि कोई आया नहीं है और अब आप कह रहे हो लाशें भेज रहे हैं हम। आप मुझे ब्यौरा दे सकते हैं? आप लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हो, छुपाना जानते हैं। वो झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, किसने भारत देश- को आप रहने दीजिए। भारत पहले भी शक्तिशाली था, आज भी शक्तिशाली किसने है और भ्रष्टाचार आगे भी रहेगा। आप ढोंग कहाँ मत हो? कीजिए। आप आज महंगाई के मुद्दे पे बात बताइए। आप महंगाई का बताइए, उत्तराखंड में केंद्र सरकार क्या कर रही है? आम 2 आदमी करोड़ पार्टी रोजगार आप मुझे दिल्ली से बताइए, आके केंद्र सरकार आज कर क्या तुम्हारी रही है? सारी आप ये कोशिश बताइए। तैयार बैठी है। अरे आप आम महामंत्री है आदमी ना, पार्टी आप मुझे आज- बताइए पहाड़ के पलायन रोक अपने पाई घर का झगड़ा त्रिवेंद्र किया। सरकार? जो लोग बाहर से कोरोना काल में उन्हें रोजगार दे पाई, आप बता सकते हैं? गैडिया जी, भाई डिफेंस साहब, की जो है- बात छोड़िए, इस वक्त महंगाई की बात कीजिए ना। महंगाई की वजह से लोग मैं- परेशान हैं। डिफेंस की बात जी आप छोड़िए। बिल्कुल महंगाई नहीं, आपसे कह दिया था जी कि देश एक साल तक बाहर नहीं जा पाया। हमारे लाखों करोड़ युवा लोग पलायन करे थे, ये चीजें हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब लोग सर, फिर कब जा तक रहे हैं। साल हो गए, पैसेंस गड़िया रखने की जी। जरूरत है? सर, कब तक पैसेंस रखेगा आम आदमी? मैम, जब अरे आप ये लोगों का विजन तो कोरोना महामारी 2026 तक का है। तब तक आपने तो भविष्यवाणी कर दी है ना। आप मुझे आज का बताइए। जनता आपका सब कुछ देख रही है और बहुत जल्द आपका पतन का कारण बनेगा ये। बिल्कुल जनता हमको देख रही है और आपको भी देख रही है, आम आदमी पार्टी को भी देख रही है। अरे आप जमीनी स्तर आप पे अपने उतरिए तो प्रदेश से जनता चाहिए तरस है इस बार। आपसे। पेट्रोल को गड़िया जी, मैं 50 आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, भुवन सिंह गड़िया जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। जी। अभी आपने ये कहा कि जी। 1 साल से कोरोना है, अभी तो आपने कोरोना का हवाला दे दिया, लेकिन पिछले 2014 से अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 11 बार एक्सरसाइज प्राइस बढ़ाए हैं सरकार ने। उस पर क्या कहेंगे आप? जी मैम, अब हम इस तरीके से अर्थशास्त्री तो है नहीं, लेकिन जी। हम अपनी सरकार का पक्ष जरूर आपके सामने रखेंगे जी और ये थोड़ा 2-4 कागज के पन्ने में लिख के इस तरीके तो से बड़े हमको भाई, आंकड़ा आप लेके बताने आइए से ना, पढ़ाई किया कीजिए। सिर्फ जब हवा में गांठें मत बांधिए। देश जो चलेगा, साहेब, युवा हैं आप, हम शिक्षित होके करिए कार्य। 2007 से 2014 मोदी जी की तरह जुमले मत छोड़िए यहाँ के। समय आज आपके मोदी जी मुंह छुपाए घूम रहे हैं। नवीन बेलवाल और जी, मैं उन आपकी 10 बात सुनना सालों चाहूंगी। में आप क्या कहेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर? बढ़ते क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा कहाँ मुद्दा जो चले है गए वो आप? महंगाई का ही है और हम लोग मुद्दे से भटक नहीं सकते क्योंकि आम लोग बेहाल है इस महंगाई की वजह से। महंगाई डायन मुंह बहाए खड़ी है कि कैसे वो आम आदमी को खाए। उस पर सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दी जा रही है। सरकार की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो उन्होंने तो साफ साफ ये चीज कह दी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो भी आयात निर्यात है ये तो तेल की कंपनियां करती हैं, ये सारा उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कहेंगे उस पर? क्या वाकई में कुछ नहीं है उनके हाथ में? मैम, उनके हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन वो जी। करना नहीं चाहते। क्योंकि अभी हमारे जो दोनों बड़े भाई बैठे हुए हैं वो कैसे बता रहे थे कि हमारे पलायन कैसे रुकेगा, जी। क्या होगा। सर मैम, अभी यहाँ पे नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, पूरा 5 साल उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया। मैं दिग्विजय जी से पूछूंगा कि क्या उन्होंने क्या कर लिया था, कितना पलायन रोका था। एक तो अपने विधायकों को कहीं पहाड़ पे रोक नहीं पाए थे। जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र के विधायक थे सब टोटली, अगर कुमाऊं के देखे जाए तो हल्द्वानी में निवास स्थान था, अगर गढ़वाल के देखे जाए तो वहाँ पे देहरादून में रहते थे। तो सर आपने क्या करा, आप बताइए ना दिग्विजय जी, देखिए, आपने मैं क्या आपको करा? बताऊं, जब उत्तराखंड बना था और आज की स्थिति आप देखिए, अगर आप यही कहते रहेंगे क्या किया क्या नहीं किया, स्थिति आप सर खुद जीरो जाके है रहे दिग्विजय ना, जी, आप स्थिति जाके जीरो देखिए है। ना कि स्थिति आज आज स्थिति क्या हमको है। आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी को लेकर क्यों आना पड़ा? क्योंकि स्थिति जीरो है, अभी आपको तो देख आम रहे आदमी हैं। पार्टी को आपको लेके नहीं आना पड़ा। आपके मुखिया के दिल में लालच है पूरा, वो बी पार्टी वो की तो तरह सर कार्य कर वो रही तो है सर और अब वो पूरे देश में अपनी सरकार के वो तो चक्कर सर में लगी हुई है। केजरीवाल, वो तो आप सर मुझे ये मैं बताइए आपको ना, बताऊं, केजरीवाल जी के ही दिल में देखिए, लालच नहीं। जनता राहुल 2022 गांधी जी में भी सबका जवाब राहुल दे गांधी देगी। भी सपने लगा के बैठे
बैठे हैं, मैं करके देश में बोलिए सर। देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, शायद वो सपना जब उनका भी अपने पूरा नहीं को- होगा। सपना होगा, वो सभी का भी सपना सपना है। लेके बैठे। दिग्विजय जी, आप कहते हैं कि आप ग्राउंड स्तर में कोई काम नहीं करा। ग्राउंड स्तर में आप काम देखिए ना, दिल्ली में आज कोरोना की जो कोरोना, सर मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बता तो दीजिए काम। मैं बता रहा हूँ, आप कोरोना की जो स्थिति देखिए, एक सर, बार हम दिल्ली लोग सबसे मुद्दे टॉप से में था, भटक आज नहीं दिल्ली की सकते स्थिति हैं। देखिए सर, ना। हमारा मेन मुद्दा जो है वो महंगाई को लेकर है। सर, महंगाई को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, सिर्फ उस पर हमें बात महंगाई करनी को है। लेके मैम यहाँ पे कोई जी, काम नहीं मतलब करा जा आगे रहा। क्या कोई जो कदम भी नहीं उठाए जा सकते महंगाई जो को भी कम हमारे करने के? जो भी हमारे केंद्र मंत्री या राज्य मंत्री हैं, उनने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो जो हमारे जो यहाँ पे कोरोना काल हुआ था, उसमें जो भी उनने दिया, वो कह रहे थे हम फ्री कर रहे हैं, सब फ्री कर रहे हैं। अब वो सब हम ही से निकाल लें, फ्री कुछ नहीं कर रहे हैं, उनने कुछ भी फ्री नहीं करा, वो हमसे ही निकालें। वो कह रहे हैं हम प्लान रोक के लिए, जो हमारा यहाँ से प्लान हो रहा है, हम उसको रोकने की कोशिश करें, कुछ नहीं कर रहे। जो हमारे प्रवासी आए थे, आज फिर वापस दिल्ली और मुंबई में जा चुके हैं। सर, आप कहीं पे किसी भी उत्तराखंड या किसी भी ब्लॉक में जाके देखिए, आप पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो आया था कोरोना काल में ना, वो वापस जा चुका है। कोई भी यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि स्थिति यहाँ पे है ही नहीं, आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं। सर, आज सब आपने कहा हम मनरेगा में काम देंगे, क्या मनरेगा में काम दिया सर? मनरेगा में क्या काम भुवन दिया? भेड़िया, और जवाब दीजिए। ऊपर से महंगाई जी। जो महंगाई जो है वो पूरे चरम पे है सर। आप जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करा। आप आज उत्तराखंड की स्थिति देख लीजिए भाई, जो हमारे बड़े भाई दिग्विजय जी, मैं आपको भी बता दूं, आपकी भी गवर्नमेंट यहाँ पे 2 बार रह चुकी है और 3 बार ये जो है बीजेपी की रह चुकी है, दोनों ने कुछ नहीं करा। अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने की सोची, कभी इंदिरा हृदय ने अपने लड़के को आगे बढ़ाने की सोची, कभी हरीश रावत जी ने अपने लड़के को आगे बढ़ाने की सोची। वही हाल बीजेपी का भी है। जवाब दीजिए भुवन गड़िया जी। जी मैम, अब हमारे तो यहाँ पर दोनों भाई आपस में बहुत लड़ रहे हैं। अब दोनों को सरकार बनाने की छटपटाहट है कि कैसे हम उत्तराखंड को फिर पुनः स्थापित करें अपना झंडा, लेकिन ये कभी होगा नहीं। लेकिन इस पता वक्त ही नहीं सर हो आपकी सकता है। सरकार है ना सर, आपकी सरकार में रहते हुए भी लोग परेशान है, क्या कहेंगे उस पर बताइए ना सर, कि महंगाई ऐसे ही चलती रहेगी, महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता? जी जी राखी जी, मैंने जी। पहले आप शुरू में ही कह दिया था कि जो महंगाई चल रही है उस मैं भी सामने, वो तेल मैं भी खरीद रहा हूँ। जी। और जो तो आपके दिल में दर्द नहीं है क्या भुवन भाई? ये इतिहास बताए जा रहे हैं मेरे भाई। नहीं, आपके दिल में दर्द नहीं है क्या? आम आदमी के दिल में जो दर्द होगा, आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महामंत्री हैं, आपके दिल में दर्द नहीं है क्या? किस मुंह से जाएंगे आप जनता के पास? जनता के पास तो जाएंगे ना हम तो वोट अभी भी मांगने, जा रहे हैं या चौहान वहां जी, पे हम राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के फिर पहुंच जाएंगे, जा रहे फिर से हैं, हिंदू मुस्लिम लगातार भड़काएंगे? अभी हम जनता के नहीं, कई विकास काम की बात कीजिए ना, आप महंगाई के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी तक कितनी नौकरियां लगा दी? आप ये बताइए, कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप बताइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शायद ईमानदारी के साथ उत्तराखंड में जो भी उन्होंने ईमानदारी दिखाई है, कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अरे हमें सर, कल्पना किस नहीं करनी, ईमानदारी आप की आप बताइए। बात कर रहे हैं सर? ईमानदारी की क्या बात सर? राजनीति ईमानदारी के साथ साथ एक सर चलती है करोड़ों भावना उन चीजों पर, लोगों की जहाज पे सौदे सारी बाजी करने सुविधाओं पर लगते क्या हैं, सुविधाएं दी जा रही कहाँ हैं सर से सरकार की तरफ से? लोगों को रोजगार दोगे, कहाँ से क्या करोगे? अरे सर, आप कुछ बताइए तो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये कार्य किया है, अब आप कह रहे हैं कहां से रोजगार देंगे? अरे आप ही ने गड़िया बोला जी, था थोड़े रोजगार नाम देंगे। बताइए ना, इस तरह से हवा में गांठें बांधने से काम नहीं चलेगा कि काम कर रही है, क्या काम कर रही है, आप उन कामों को गिनवाइए, विकास के नाम पर किस तरह हमारी के काम किए गए हैं? जी जी, मैं बताता हूँ आप। जी बताइए सर। आज की डेट में केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक सैकड़ों ऐसी स्कीमें चल रही है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, धरातल में काम भी हुआ है। तो मैं आप आपको बताइए ना, बताना उन चाहूंगा, सैकड़ों में से एक स्कीम तो ऐसी होगी जो आप बता सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप सर, तो सेंटर आप- को छोड़िए, मोदी जी को छोड़िए, वो तो जुमलेबाज हैं। आप मुझे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत है, आप बताइए उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी अभी तक? इतनी स्कीमें कितनी अरे हमारे एक पास? स्कीम बताइए, कितनी क्या होती है? अरे साहब, अब अरे मैं भाई, आप आप थक बताइए जाएंगे, यहाँ विश्लेषण लगू तो आप थक जाएंगे। अरे बड़े भाई, आप डिबेट में आए थे, आपको पता नहीं है आपकी पार्टी ने क्या कार्य किया है इतने टाइम से? बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आप बताइए ना। भ्रष्टाचार में अरे आप बता तो दीजिए, एक भी कार्य बताइए तो। हमको 60 आपकी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चलिए भुवन सिंह लड़ाई गड़िया जी, भड़काने के आपकी अलावा कुछ आवाज नहीं हम किया। तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद आपके पास पूरा कंटेंट भी नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि हवा में गांठें मारने से काम नहीं चलता सर। क्योंकि बेरोजगारी की मार जिस तरह से देश में है और जिस तरह से युवा उत्तराखंड में बेरोजगार घूम रहे हैं, उस तरह से आपने जिस तरह से स्कीमों का नाम लिया है कि कई स्कीमें, सैकड़ों स्कीमों में से एक स्कीम का नाम आप गिनवा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास जानकारी का अभाव है सर। तो अगली बार आप पूरी तरह से जानकारी लेकर आइएगा सर। कानून की आय दोगुनी करने के प्रावधान कर रखे हैं देखिए हमारी देखिए, गूगल कुछ बता दे, शायद वो मोदी जी को नवीन ढूंढ रहा है अग्रवाल आजकल। जी, मैं देखिए आपके पास देखिए, आना चाहूंगी, मेरा आपसे आखिरी
आपके पास आकर ये देखना, आपने देखा कि दिग्विजय सिंह चौहान की भी और भुवन सिंह की गड़िया जी की बात भी आपने सुन ली अच्छी तरीके से, और दो बार इन लोगों की सरकार उत्तराखंड में रह चुकी है। इस बार आप भी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आप बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं? मैम, हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे, जो बेरोजगारी और जो पलायन का है, वो मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप ठीक है नौकरी नहीं दे सकते, आपके पास नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप पर्यटन का कोई यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं कि आपके पास इतने, आप दिग्विजय भाई को मैं बता दूं, हमारा जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे नैनीताल, भीमताल, सातताल, नकुचिया ताल, इतने जो हमारे जो भी जगह हैं यहाँ पे क्या कर रखा है। आप कभी जाइए, भीमताल की स्थिति देख लीजिए, नैनीताल की स्थिति देख लीजिए, हमारा रानीखेत इतना सुंदर है, हमारा बागेश्वर कौसानी इतना बेहतरीन जगह है, क्या कर रखा है वहाँ पे। आप रोटो की स्थिति देख लीजिए। हमारा जो पर्यटन आता है ना, वो एक बार आके दोबारा आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि स्थिति ऐसी है। आप उन्हीं में, आप यहाँ पे शराब का कारोबार बढ़ाते हैं क्योंकि आपके नेताओं के खुद के ठेके होते हैं। आप गोला खननों का काम करते हैं, जहाँ आज हमारी पानी की स्थिति बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि खनन का काम इतना, क्योंकि वो सब आप अपने ही तो, जो आपके कार्यकर्ता उन्हीं को तो देते हैं, या किसी और ठेकेदार को देते हैं क्या? आपके वही लोग शराब के कारोबारी भी हैं, वही लोग, आप उसी कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। आपने कभी पर्यटन के बारे में सोचा कि हम जो ठीक है नौकरी नहीं दे सकते हैं यहाँ पे लोगों को, पर्यटन का काम दे सकते हैं? पर्यटक को जो हमारे स्पॉट इतने अच्छे हैं, नौकरी नहीं दे सकते हैं, ठीक है का क्या मतलब है सर? नौकरी तो सबसे बड़ा हर सरकार का मुद्दा होता है कि हम आपको इतने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है कहीं पे ऑप्शन, तो ये जो हमारे, वही तो ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ऑप्शन नहीं है? सरकार में आने के बाद भी आपके पास नौकरियों के ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है? मैम, ये बताएंगे क्यों इनके पास ऑप्शन नहीं है? मैं तो इनको ये राय दे रहा हूँ कि आप, इस चीज को कैसे हम बोल सकते हैं कि आप नहीं दे सकते? तो नहीं, आपको नौकरी देनी होगी सर। देश का नहीं, वो तो युवा बेरोजगार है मैम, उसको आप एक राय सही जगह में तो ले जा सकते हैं, एक सही राय तो देखते हैं। आज हमारा युवा भटक रहा है, क्योंकि इनके कार्यों से हमारा युवा भटक रहा है। बता देता हूँ, बड़े भाई की मैंने सब बातें सुनी और अपने भुवन भाई की भी बातें सुनी। देखिए, युवाओं के लिए हमारी कांग्रेस सरकार पहले से खड़ी रही है, युवाओं को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए। और रही बात पर्यटन की, मैं भाई साहब ने जो बोला, मैं आपको बता दूं, स्टेडियम इंदिरा हृदय जी द्वारा बनाया गया, जो भव्य स्टेडियम बनाया था, मगर 5 साल होने को हैं, इस भाजपा सरकार ने उसे एक मरे हुए सांप की तरह छोड़ दिया है। उस पे एक ईंट क्या, उस पे कुछ करने को तैयार नहीं है, और वो जहां रुका था वहीं पे रुका हुआ है। अगर भाजपा सरकार चाहती और अपने हमारे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाना चाहती तो उसमें मैच करा के उसका सौंदर्यीकरण कर सकती थी। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस परिवार युवाओं के साथ रहा है और युवाओं के लिए लड़ता रहा है, और आगे भी अगर हम सरकार बनाते हैं तो युवाओं के हित की लड़ाई लड़ेंगे, इस महंगाई को कम करने का कार्य करेंगे, और हम इनकी तरह मुंह नहीं फेरेंगे कि पुरानी सरकारों ने ये किया वो किया। हम अगर सत्ता में आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम महंगाई कम करें, चाहे कैसे भी हमें करना पड़े। दिग्विजय जी, इंदिरा हृदय जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनने कौन सा किसी दिन यहाँ पे विरोध करा, किसी दिन धरना प्रदर्शन करा कि मेरे द्वारा बनाया हुआ स्टेडियम में बीजेपी ने कुछ नहीं करा? समझिए, और अगर आप आते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? दूसरी बात सर, अगर आपको सिर्फ खामियां गिना के चुनाव, लेकिन दिग्विजय सर हम तो मेरा सवाल कि आपने यहाँ पर इंदिरा हृदय की जिस तरह से बातें की हैं, क्या इंदिरा हृदय ने एक बार भी महंगाई को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है? मैम किया है। अभी मैं आपको बता दूं, यूथ कांग्रेस और पूरे कांग्रेस परिवार ने 2 दिन पहले मार्केट से पटेल चौक से इकट्ठा होकर हम लोगों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। आपके न्यूज 31 चैनल ने ही उसे कवरेज किया था, और सभी कार्यकर्ताओं का और सभी पार्टी के लोगों का डायरेक्ट केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये वो था कि हमारी राज्य की जनता के लिए कुछ कार्य करें, और ये पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हुए हैं इसे कम करने की वो करें। सर, दिग्विजय जी उसमें इंदिरा हृदय जी कहीं शामिल नहीं थी, और अभी तक उसमें इंदिरा हृदय जी का कहीं से कहीं तक नहीं। मैं आपको अगर बता दूं, आप वहां पे थे नहीं, आप जाके अपनी थोड़ी नॉलेज देखिए और चेक करिए, उसमें इंदिरा हृदय जी थी। सर, हमने भी देखा कहीं पे भी न्यूज़ में कोई स्टेटमेंट नहीं थी। कांग्रेस पार्टी तो पूरी ठीक नहीं कर पा रही। मैं अभी तो तभी तो आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली से आकर के यहाँ प्रसारने की कोशिश करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी आम आदमी पार्टी, ये तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। सर, आम आदमी पार्टी किसी की नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी की नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमें जरूरत भी नहीं है, आप रखिए। हम अपने दम पे यहाँ पे आएंगे, हम ना बीजेपी के दम पे आएंगे ना कांग्रेस के दम पे आएंगे, हम अपने दम पे आएंगे और दिल्ली मॉडल पे हम आएंगे। हमने जिस तरह दिल्ली में कार्य किया, सर हम दूसरों का काम को गिनाने के लिए नहीं आए यहाँ पे। आपने क्या करा क्या नहीं करा, हम अपने दम पे। भाई, आप इतनी देर से यही गिना रहे हैं कि आपने ये नहीं हम दिल्ली पे गिना रहे हैं। आप
बताइए ना, नहीं आप क्या सर, मैं तो करेंगे? आपकी बात का जवाब दे रहा था। आपने कहा कि इंदिरा हृदय जी ने हल्द्वानी का बिल्कुल दिल्ली का जुड़ा कोई रहा मॉडल कर दिया। नहीं है। हल्द्वानी आज एक स्मार्ट सिटी है। पूर्ववर्ती आप बताइए, मैंने नहीं, आपसे मैं कहा नहीं कि कहता, हल्द्वानी की जनता कहती है, आप कभी अरे, धरातल अरे, इस तरह तो से आप दिखाइए, बताइए और सर, आप पता कीजिए। तो सर आपका बताने मेयर के क्यों हल्द्वानी में लिए चुनाव हार गया था अगर आप इंदिरा हृदय जी 200 ने इतना यूनिट बढ़िया काम कर रखा था? पानी फ्री तो भैया सर आप ये भी उत्तराखंड तो में बताइए कि इंदिरा हृदय जी ने का इतना फ्री बेहतर काम रखते हो। रखा था तो आपका चलिए मेयर यहाँ चलिए पे क्यों चलिए, चुनाव बहुत हार गया बहुत था? शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, महंगाई पर बहस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। भुवन सिंह गड़िया जी, आपके पास अंत में मैं बस 2 ही शब्द कहना चाहूंगी। क्या लोग अब इस तरह जी। को मान ले कि ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो यूं ही बढ़ते रहेंगे, अब इन दामों पर बि- लगाम नहीं कसी जा सकती? बिल्कुल नहीं मैम, जैसे ही ये जी विश्वव्यापी जो हमारा महामारी का जी काल चल रहा है, ये जैसे खत्म होता है जी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जनता को राहत देगी। जी जी जी। बहुत अच्छे वो से राहत चीजें- कब तक दी जाएगी? खैर अब तक इस बात का नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं ना आप भी सर की राहत कब तक दी जाएगी, लेकिन हाँ राहत दी जाएगी। कब तक दी जाएगी जी, इसका थैंक कोई अनुमान नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से तीनों नेताओं ने आपके साथ बात रखी अपनी कि महंगाई को लेकर किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से मैम मैं महंगाई आपको पर बता दूं, काम किया हम जा रहा है। 2 जी। नेता हो सकते हैं, हम तीसरे नेता नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं। जी। क्योंकि हम कहीं पे भी अपना नाम नेता में नहीं गिनना चाहते जी, और जी, हम जी। जमीनी स्तर से काम करने के लिए आए जी, जी, हैं जी। और हम यहाँ पे अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए नहीं आए। और जिस तरह से हम जमीनी स्तर में आगे भी काम करते रहे जी। वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नेता बनना नहीं है, लोगों के बीच में जाके उनके लिए काम करना है। और आप नेता शायद हमारे 2 बड़े भाइयों के लिए कह सकती हैं। फिलहाल मैं भाई आपसे साहब, कहूंगा आप- कि सॉरी, आप मुझे नेता ना कहें तो अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से महंगाई को लेकर इस वक्त आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, महंगाई के दाम तो यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन जाते जाते सरकार से मेरा सिर्फ एक ही सवाल कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।